साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विद बीपी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में। जो हमारी संज्ञानात्मक विकास की सीरीज चल रही है, ये आज का हमारा पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले के 2 वीडियो आपके हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। निश्चित यदि आप लोग ये पूरे वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित सिद्धांत से लेकर के जितने भी क्वेश्चन होंगे बाहर नहीं जाएंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की जो है लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, मतलब ये रूस के रहने वाले थे। जीन पियाजे के समकालीन थे। दोस्तों आपको बता दें, कमेंट करके बताना है कि जीन पियाजे कौन से देश के थे। तो जीन पियाजे जो थे वो थे स्विट्जरलैंड के, और जो लेव वाइगोत्स्की थे वो थे रूस के। जैसा कि आपको पहले से पता है कि रूस जो है एक सोशल विचारधारा का देश रहा है। वहाँ पर साम्यवादी सरकारें रही हैं और एक वो साम्यवाद का समर्थक रहा है। जैसे पूंजीवाद और साम्यवाद होता है या समाजवाद होता है, तो रूस समाजवाद का समर्थक रहा है। तो वहाँ के जो राइटर हुए हैं उनका भी जो झुकाव था वो भी उसी तरह से था। तो जीन के समकालीन थे। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का एक प्रस्ताव रखा जिसे इन्होंने सोशियो कल्चर थ्योरी के रूप में जाना जाता है। जीन पियाजे जी के बाद जो इनके समकालीन थे लेव वाइगोत्स्की, इन्होंने जो सिद्धांत दिया संज्ञानात्मक विकास का उसको जाना जाता है सोशियो कल्चर थ्योरी के नाम से। इनके प्रमुख सिद्धांत को यदि हम देखते हैं तो इन्होंने 3 बातों पर विशेष तौर पर चर्चा की है। पहली बात इन्होंने क्या कहा है कि बच्चों के समाज और संस्कृति उनके संज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्लू पॉइंट हमें याद रखना है जब भी हमसे पूछा जाता है कि बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कौन से सिद्धांत में कहा गया है। तो संज्ञानात्मक विकास की जब बात आए और समाज और संस्कृति की बात आए तो हमें लेव वाइगोत्स्की को ध्यान में रखना है। दूसरा इन्होंने कहा है कि संकेत प्रणाली जो है, संकेत प्रणाली या समाज की भाषा ज्ञान प्राप्त करने में एक उपकरण के रूप में काम करती है। मतलब जो दूसरा है संकेत प्रणाली या समाज की भाषा ज्ञान प्राप्त करने की एक उपकरण के रूप में काम करती है। इन्होंने कहा है कि जो संकेत होते हैं और जो हमारी भाषा होती है, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक डिवाइस के रूप में काम करते हैं, एक उपकरण के रूप में काम करते हैं। तो 2 चीज़ें याद रखना है, समाज संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है संज्ञानात्मक विकास में। दूसरा जो हमारे समाज की भाषा होती है और हमारे समाज के साइन होते हैं, जो भी सिंबल होते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करने में एक उपकरण के रूप में ये लोग एक काम में करते हैं। तीसरा है अन्य लोगों और विशेष रूप से अधिक जानकार लोगों और वयस्कों के इनपुट से अनुभूति के विकास को प्रभावित करते हैं। इनका मतलब है अन्य अन्य लोगों से, मतलब जो और हमारे समाज के लोग होते हैं जो हमसे ज़्यादा उम्र में बड़े होते हैं या नॉलेज में हमसे ज़्यादा जानकार होते हैं, ऐसे लोगों का और वयस्कों का हमारी अनुभूति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है और हमें प्रभावित भी करते हैं। ये इनके सिद्धांत के मेन जो थे, ये थीम थी। इनके सिद्धांत के दौरान कुछ नए शब्द आए, कुछ नई शब्दावली आई। जैसे जीन पियाजे के सिद्धांत हमने देखा था, स्कीम्स आया था, निगमनात्मक चिंतन आया था, आगमनात्मक चिंतन आया था। ठीक उसी तरह इन्होंने भी कुछ शब्दों के बारे में बताया है। सबसे पहला जो इन्होंने बताया है वो बताया है अन्य अधिक जानकार। दोस्तों अन्य अधिक जानकार के लिए हम बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है MKO। MKO क्या होता है? MKO के बारे में बता दें, जैसा कि इससे स्पष्ट होता है कि मोर मतलब अधिक, नॉलेज मतलब जानकारी रखने वाला, अदर मतलब अन्य या कोई। तो उन्होंने बताया है कि बुद्धि को शिक्षा से सीखने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार वे लोग जो अधिक जानकार हैं और किसी विशेष डोमेन में बेहतर विशेषता रखते हैं, AMKO के कौशल को सुधारने में मदद करता है। AMKO बच्चे के कौशल को सुधारने में मदद करते हैं। MKO के सभी उदाहरण में एक व्यक्ति होने की आवश्यकता नहीं है, कभी कभी MKO कंप्यूटर भी हो सकता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हमें याद करना है कि जो मोर नॉलेजेबल होगा वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है जिसको हमसे ज़्यादा जानकारी है, जो हमारे कौशल के विकास में महत्वपूर्ण हेल्प करेगा। या फिर कोई व्यक्ति की जगह कुछ और भी डिवाइस हो सकती हैं जिससे हमें जानकारी सीखने को मिले। यहाँ तक कि एक कंप्यूटर भी हमारे लिए एक MKO की भूमिका में रहेगा। तो इस तरीके से ये था MKO। हमसे जब भी पूछा जाए कि MKO की अवधारणा किसने दी, तो लेव वाइगोत्स्की ने दी। MKO की अवधारणा क्या कहती है? MKO की अवधारणा ये कहती है कि जब भी कोई कम जानकार व्यक्ति किसी चीज़ को सीखने में असमर्थ होता है तो उसको जो उससे ज़्यादा जानकार व्यक्ति हेल्प करता है उसको MKO कहा जाता है, मोर नॉलेजेबल अदर कहा जाता है। बढ़ते हैं, इनकी दूसरा जो इनका सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या कहता है, इसके बारे में भी आपको बता दें कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहता है कि इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है जोन ऑफ
प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, यही हमसे पूछा जाता है। कई बार संयुक्त विकास क्षेत्र आ जाता है और कभी कभी इसको मचान भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं, लेकिन हमें याद रखना है ZPD या MKA, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसमें जब वाइगोत्स्की कहते हैं कि यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। MKO की अवधारणा ZPD के साथ निकटता से संबंधित है। मतलब MKO की अवधारणा जो है वो ZPD से ही मिली जुली है। MKO कौन है? जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है। और ZPD क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ZPD के सहयोग और विकास से संभावित स्तर के बिना प्राप्त विकास के वर्तमान स्तर के बीच का अंतर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलिए कि ये दो क्षेत्र हैं, ए बच्चे को नॉलेज है और ए वाला नॉलेज बच्चे को नहीं है। जो बच्चा MKO की हेल्प से सीखता है तो इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जो बालक किसी न किसी अदर तरीके की हेल्प से सीखता है। इसमें आगे बताया गया है कि जो क्या होता है इसमें कि विकास के संभावित स्तर को प्राप्त विकास के वर्तमान स्तर के बीच का अंतर, मतलब जो विकास का संभावित स्तर है और उसके बाद जो हमारी विकास की प्राप्त करने जा रहे हैं उसके बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? MKO कहा जाता है। MKO के मार्गदर्शन में प्राप्त किया जाता है। हालांकि उपलब्ध ज्ञान का स्तर बच्चे की व्यापक क्षमता के अनुसार उपयुक्त होना चाहिए। मतलब जो बच्चे का ज्ञान का स्तर है वो पहले से भी उपयुक्त होना चाहिए, उसके बाद उसके हेल्प के लिए जो MKO के माध्यम से हम प्राप्त करें वो भी बेहतर होनी चाहिए। इसको इस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है? करंट डेवलपमेंट, मतलब बालक का जो वर्तमान विकास है वो ये है। और पोटेंशियल डेवलपमेंट, मतलब जो MKO की हेल्प से हम सीखते हैं। तो जो ए वाला क्षेत्र है, ए वाला क्षेत्र कहलाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसके बाद बियॉन्ड रीच ऑफ प्रेजेंट, और इसके अलावा भी बालक और अन्य निर्धारता की डेवलपमेंट कर सकता है। तो इस वाले क्षेत्र को ही हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आगे इसके बारे में जानते हैं। मचान मतलब स्कैप होल्डिंग। मचान को क्या बोलते हैं? स्कैप होल्डिंग। स्कैप होल्डिंग का मतलब क्या होता है? मचान एक अस्थायी संरचना है जो लकड़ी के तख्तों और धातु से खम्भों से बनी होती है। जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं जब हम कोई काम करते हैं और वहाँ पर तक नहीं पहुँच पाते तो हम किसी न किसी चीज़ की हेल्प लेते हैं। जैसे हम जब कोई दीवार बनाते हैं या कहीं पर कोई पुताई करते हैं या फिर हमें कहीं पर ऊपर जाना होता है तो हम किसी न किसी संरचना की सहायता लेते हैं, जैसे सीढ़ी की संरचना की सहायता लेते हैं। उसी तरीके से मचान एक अस्थायी संरचना है जो लकड़ी के तख्तों और धातु के खम्भों से बनी होती है, जिससे भवन निर्माण, रखरखाव, मरम्मत के काम करने का कार्य किया जाता है, समर्थन किया जाता है। वाइगोत्स्की ने MKO के द्वारा छात्रों को नई अवधारणाओं और कौशलों को सीखने के लिए प्रदान किए गए सामाजिक और निर्देशात्मक समर्थन का वर्णन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। एक बार जब छात्र द्वारा कौशल सीख लिया जाता है तो जिस तरह निर्माण पूरा करने के बाद मचान हटा दिया जाता है, उसी तरह निर्देशात्मक समर्थन भी वापस ले लिया जाता है। मतलब स्कैप होल्डिंग क्या है कि एक बालक जिसको नॉलेज अभी वर्तमान में 0 है या थोड़ा बहुत नॉलेज है और उसके उस नॉलेज से इधर इस नॉलेज पर लाना है, तो इसके बीच में जो हेल्प की जाती है उसको स्कैप होल्डिंग कहते हैं। ठीक है, स्कैप होल्डिंग कहते हैं इस चीज़ को, जो हेल्प करता है उसको MKO बोलते हैं। और जो हम स्कैप होल्डिंग के माध्यम से यहाँ पर विकास पे पहुँचते हैं इसको बोलते हैं हम ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इस वाली एरिया को। तो जो इनका सिद्धांत है तो इनके सिद्धांत में तीन वाक्य मेन रूप से आए हैं। एक आया है MKO, दूसरा आया है ZPD और तीसरा आया है स्कैप होल्डिंग। इन तीनों को हमें याद कर लेना है, यही काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने इसको पढ़ा और साथ ही आपको बता दें कि ये सिद्धांत हमारा कंप्लीट हुआ और इसके साथ हमने ये तीसरा पार्ट कंप्लीट किया। अगले वीडियो में हम देखेंगे कोहलर के सिद्धांत के बारे में। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही आपका संज्ञानात्मक विकास को लेकर के यदि आप हमारे 4 वीडियो देख लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। आप पुराने पेपर हल भी करके देख सकते हैं, इसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।